हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटीज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 2 के साथ। इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, एक कंडीशंस, एक वारंटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। स्टिपुलेशन हैज़ टू टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, STATEMENT, स्टेटमेंट। स्टिपुलेशन हैज़ टू टाइम अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन अपेयर नहीं हो रही है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जो आपकी स्टिपुलेशन हैज़ टू टाइम है पेमेंट की, आर नॉट डीम टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो हम उसे एसेंस नहीं मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। मतलब आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो एक रीजनेबल टाइम के अंदर। वेदर एनी अदर स्टेपुलेशन एज टू टाइम इज द एसेंस। अगर टाइम हमारा एसेंस है, ठीक है ना, और नॉट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। एनालाइज दिया हुआ है, वो हम नहीं करते। एक ही चीज़ आपको पढ़नी ज़रूरी है, या तो आप एनालाइज पढ़ो या फिर आप मेन चीज़ पढ़ो। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, कंडीशन एंड वारंटीज़ का। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, अगर जब आप सेल कर रहे होते हो गुड्स को, सेलर यूजली मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन विद अ व्यू टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर टू परचेज द गुड्स। तो देखो, जब आप कुछ माल खरीदने जाते हो तो जो हमारा सेलर है ना, वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देगा आपको, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगा जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर उन गुड्स को खरीदते हो। Such representations are generally about the nature and quality। ये जो स्टेटमेंट होती हैं, ये जर्नली नेचर और क्वालिटी के बारे में होती हैं गुड्स की। एंड देयर फाइन फिटनेस फॉर बायर पर्पज़, और किस तरीके से आपके पर्पज़ के लिए फिट होते हैं वो आपको ये सेलर्स बताते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप जिससे वो प्रोडक्ट खरीदो। When these statements and representation do not form a part of contract of sale, जब ये statements और representation आपकी part नहीं होती है contract of sale की, they are not relevant, तब वो relevant भी नहीं होंगे और ना ही उनके कोई legal effects होंगे contract के ऊपर। But when these for part of the contract of sale, पर जब ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके आप उन स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड होकर कर रहे हो, and the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effect, तब वो relevant भी होंगे और उनके कुछ legal effects भी होंगे। A representation which form a part of contract of sale and affect the contract is called a stipulation। उसे हम, उस representation को हम stipulation बोलते हैं। However, every stipulation is not of equal importance। हर stipulation equal importance की नहीं होती है। Some of these may be virtual, while other may be of somewhat lesser significance। कुछ ज़्यादा significant होती हैं, कुछ कम होती हैं। The more significant stipulation contained in a contract of sale have been called a condition। जो आपकी more है, मतलब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे हम बोलते हैं condition, और जो कम महत्वपूर्ण है उसे हम बोलते हैं warranties। कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन 12 के अंदर आपको दिया हुआ है, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटीज। तो जो स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दी गई है गुड्स के रेफरेंस में, ठीक है, या तो वो वारंटी हो सकती है या फिर वो हो सकती है कंडीशन। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। कंडीशन हमारी एक स्टिपुलेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि एसेंशियल होती है मेन पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, ब्रीच ऑफ विच गिव अ राइज टू, जो अगर आप कंडीशन का ब्रीच कर देते हो, मतलब आप कंडीशन को तोड़ देते हो, तो आप वहाँ पर एक राइट आपके पास आ जाता है कि आप ट्रीट करो कॉन्ट्रैक्ट को हैज़ रेप्यूडेटेड। रेप्यूडेटेड का मतलब होता है कैंसिल, लिख लें साथ के साथ। अब है हमारे पास वारंटी।
वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन पर्पस के कोलेटरल होती है, मतलब उसके साथ मिलती जुलती हुई होती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम, जिसके ब्रीच से आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड, पर आप जो गुड्स है उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रेप्यूटेटेड, और ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट को हैज़ कैंसल्ड समझ सकते हो। तो अगर कंडीशन ब्रीच होगी तब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। जब आपकी वारंटीज ब्रीच होंगी तब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी, चाहे वो स्टिपुलेशन कंडीशन हो या फिर वारंटी हो, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा तब वो स्टेटमेंट्स डिपेंड करेंगी कि वो क्या है, कंडीशंस हैं या फिर वारंटीज़ हैं। स्टिपुलेशन में भी कंडीशन, स्टिपुलेशन जो आपकी कंडीशन भी हो सकती है, थ्रो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, हम उसे एक वारंटी की तरह भी बोल सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देन आपको डिफरेंस बिटवीन दिया गया है कंडीशन एंड वारंटीज़ में, मीनिंग आपको पता ही है। एसेंशियल क्या है मेन पर्पस के लिए, वो कोलेट्रल है। राइट क्या है, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, वारंटीज़ में आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। और कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन की ब्रीच है आप उसे एज अ वारंटी की ब्रीच मान सकते हो, पर अगर आपकी वारंटी की ब्रीच है तो आप उसे एज अ कंडीशन की ब्रीच नहीं मान सकते हो। वैन कंडीशन टू बी ट्रीटेड हैज़ वारंटी, जब आप कंडीशन को एज अ वारंटी मान लेते हो तब क्या होता है, ये हमारा है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। When a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, जब contract of sale subjected है कि उसमें कोई condition fulfill होनी है seller के द्वारा, the buyer may waive the condition, तो आपका जो buyer है वो waive कर सकता है condition को। waive बोले तो त्याग देना, त्याग देना मतलब sacrifice कर देना। और elect to treat the breach of condition, या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है कि आपकी जो breach of condition है मैं उसे एज a breach of warranty मान रहा हूँ, एंड नो सच ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेपुलिडेटेड, और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज़ एक्सेप्ट द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, और बायर एक्सेप्ट कर लेते हैं गुड्स को या फिर कुछ पार्ट को, द ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो आपकी जो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है ना किसी भी कंडीशन की, टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी, तब हम उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानते हैं। एंड ऑन सच ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द गुड एंड ट्रीटेड द कॉन्ट्रैक्ट हैज रेपुलेटेड अनलेस देयर इज अ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप क्या कर सकते हो, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो गुड्स को, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर सकते हो एज रेपुलेटेड जब तक कोई टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना हो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड। ठीक है, लास्ट लाइन है हमारे पास, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट इन केस ऑफ कंडीशन और वारंटीज फुलफिलमेंट बाय एग्जीक्यूटेड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अदरवाइज। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन, इस सेक्शन के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी जो कि फुलफिल्ड होनी है लॉ के द्वारा ही, मतलब लॉ बोलता है कि ये फुलफिल्ड होनी ही चाहिए। चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमारे पास एनालाइज दिया हुआ है, ये हो गया एनालाइज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विच 2.4 एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, जो कि हमारी सेक्शन नंबर 14 से 17 तक दी हुई है। कंडीशन एंड वारंटीज में बी आइदर, या तो आपकी जो कंडीशन है वो दोनों ही हो सकती हैं, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी, और वारंटीज भी आपकी दोनों हो सकती हैं, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। कंडीशंस एंड वारंटीज में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आपको पता ही होगा, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ी हुई है ये टर्म्स। दे आर एक्सप्रेस व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली स्टेट्स दैम, जब आपकी जो टर्म्स हैं वो एक्सप्रेसली बताती हैं आपको। दे आर एम्प्लाइड वेर नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर, जब आपको
एक्सप्रेसली नहीं दी गई हैं तब आप उन्हें इम्प्लाइड मानते हो। इम्प्लाइड कंडीशंस आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं आपकी वो इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं लॉ के द्वारा। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज, वो होती है हमारी एक्सप्रेस कंडीशंस विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टी जो हमारी पार्टीज के बीच में एग्रीड हुई है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब। एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और वो आपने लिख कर रखी हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द अदर हैंड आर दोज, इम्प्लाइड कंडीशन दूसरी तरफ वो होती हैं विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका लॉ ही प्रिज्यूम्ड करके रखता है, मतलब कि ये होनी ही होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। इट शुड बी नॉटेड दैट एन इम्प्लाइड कंडीशन में बी नेग्लेक्टेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है ना, आप उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हो और वे भी कर सकते हो, मतलब उसे हटा सकते हो, पर सिर्फ एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा। फॉलोइंग कंडीशंस आर इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शोज अ डिफरेंट इंटेंशन। आपकी जो नीचे दी गई इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, ठीक है, वो होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जब तक कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जो कि एक डिफरेंट अटेंशन शो कर रही हो। इसमें हमारे पास है इम्प्लाइड कंडीशन, उसमें है हमारे पास कंडीशन हैज़ टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन हैज़ टू सेल होलसमनेस, मतलब कुछ खाने वाने के प्रोडक्ट इसके अंदर होते हैं। कंडीशन हैज़ टू डिस्क्रिप्शन सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, एंड कंडीशन हैज़ टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि आपके गुड्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप फर्दर सेल आउट कर सको। पहला हमारे पास है कंडीशन हैज़ टू टाइटल, 14A के अंदर ये हमें दिया हुआ है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अनलेस देर इज़ एन एग्रीमेंट, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं है, टू द कॉन्ट्रेरी, किसी दूसरी के लिए, द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज डेट, तब ये फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन आपकी सेलर के पार्ट पर होती है। इन केस ऑफ सेल ही हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स, उसके पास राइट टू सेल है गुड्स का। एंड इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, और एग्रीमेंट टू सेल में ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, और एग्रीमेंट टू सेल में उसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का जब प्रॉपर्टी पास होगी तब। इन सिंपल वर्ड द कंडीशन implied is that the seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. If the seller's title turn out to be defective, अगर सेलर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव निकल जाता है, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स, तब बायर को जो गुड्स हैं वो रिटर्न करने होते हैं ट्रू ओनर को, और रिकवर करना होता है प्राइस सेलर से। मतलब जैसे कि आपके पास कोई चोरी के गुड्स सेल करता है, और फिर आपको क्या करना होगा कि जिस बंदे के वो गुड थे आपको उसे वापस करने होंगे, और फिर जितने आपने पैसे उस चोरी वाले जो गुड बेच रहा था उस सेलर से को दिए थे वो आपको उससे वापस लेने होंगे। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन नंबर 15, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हुआ है, देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पर एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो आपने गुड्स डिस्क्रिप्शन में दिखाए थे और जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये रूल आपका बेस्ड है एक प्रिंसिपल पर जिसका नाम है इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस। अगर आप मटर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो देन यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स, तब आप बायर को मजबूर नहीं कर सकते हो बीन्स लेने के लिए, आपको मटर ही देनी होगी। द बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, बायर बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए और पे करने के लिए गुड्स के लिए विच आर नॉट अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड, जो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते हैं।
Thus, it has to determine whether the buyer has undertake to purchase the good by their description, that is whether the description was essential, कि आपका जो description है वो essential है for identifying the good, where the buyer identify करने के लिए goods के लिए जहाँ पर buyer ने एग्री करा था परचेज करने के लिए उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड द गुड्स टेंडर डू नॉट कॉरस्पॉन्डेंट विद द डिस्क्रिप्शन, अगर वो रिक्वायर्ड है और जो आपके गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, इट वुड बी ब्रीच ऑफ कंडीशन, तब हम उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे। एंटाइटल्ड द बायर टू रिजेक्ट द गुड, और बायर का हक है कि वो उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। इट इज़ अ कंडीशन विच गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की जड़ों तक जाती है। एंड द ब्रीच ऑफ इट इंटाइटल द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स, और उसकी ब्रीच से आपका जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, वेदर द बायर इज एबल टू इंस्पेक्ट दैम और नॉट, चाहे बायर उन्हें इंस्पेक्ट कर सकता था चाहे नहीं कर सकता था, पर वो गुड्स को कर सकता है वापस। द एक्ट हाउएवर डज नॉट डिफाइन डिस्क्रिप्शन, जो एक्ट है हमारा उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, क्योंकि तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट केस है वेयर द क्लास और काइंड टू विच द गुड बिलोंग हैज़ बीन स्पेसिफाइड, दैट इज एग्जाम्पल Ingopitian cotton, Java sugar, etc., and where the good have been described by certain characteristics essential to the identification, जो आपके जो गुड्स है ना वो डिस्क्राइब करे गए थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो कि एसेंशियल थी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जूट बेल ऑफ स्पेसिफाइड स्किपमेंट और स्टील ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशंस। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है which is sell by sample. इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल में क्या करते हो, हमारे पास कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ये है हमारे पास द बल्क शैल बी कॉरस्पॉन्डेंट विद द सैंपल इन क्वालिटी, जो आपने सैंपल दिखाया था हमारा जो बल्क का गुड्स हैं, मतलब जो बल्क में गुड्स हैं वो सैंपल की क्वालिटी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होने चाहिए, मिलने चाहिए। द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उस बल्क को सैंपल के साथ कंपेयर करके देख सके। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडिंग दैम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपेरेंट और रीजनेबल, विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जो गुड्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें फर्दर ट्रेड कर सकते हो, मर्चेंटेबल क्वालिटी के वो होने चाहिए, और उनके अंदर ऐसा कोई भी डिफेक्ट ना होना चाहिए जिसे देखकर पता ना लगाया जा सके। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली विद रिगार्ड टू डिफेक्ट, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगी आपकी डिफेक्ट पर। विच कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय एन ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब जिन्हें आप सिर्फ देखकर ही पता नहीं लगा सकते हो। इफ़ द डिफेक्ट आर लेटेंट, अगर डिफेक्ट लेटेंट है, देन द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तब आपका जो बायर है वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। दिस सिंपली मीन्स दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट दैट इज़ अ हिडन डिफेक्ट, आपके जो गुड्स हैं वो हिडन डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए। सेल बाय सैंपल हैज़ वेल हैज़ डिस्क्रिप्शन, अगर आप सेल कर रहे हो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ ही, तो आपकी जो गुड्स हैं वो दोनों के साथ ही मैच होने चाहिए। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द बल्क ऑफ द गुड्स सप्लाइड शैल, जो आपने बल्क ऑफ गुड्स सप्लाई करा है वो कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए बोथ के साथ, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के। इन केस द गुड्स कॉरस्पॉन्डेंट विद द सैंपल, अगर आपके जो गुड्स हैं वो सैंपल से तो मिल रहे हैं बट डू नॉट टैली विद द डिस्क्रिप्शन, पर डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहे हैं, द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, तब आपका बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। देन हमारे पास है कंडीशन हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस। ऑर्डिनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सामान्य रूप से यहाँ पर कोई भी ऐसी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है क्वालिटी और फिटनेस को लेकर।
पर। However, the condition has to the reasonable fitness. However, the condition has to the reasonable fitness of the good in particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller for the purpose of his purchase and relied on the skill and the judgment of the seller to select the best good, and the seller has ordinarily been dealing in those goods. This implied condition may not apply if the good have been sold under a trademark or a patent name. तो देखो यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि जो आपके गुड्स है ना वो एक रीजनेबल क्वालिटी के होने चाहिए, रीजनेबली फिट होने चाहिए। ये जो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है ये तभी वर्क करती है अगर आपने सेलर को बता दिया है कि आपको किस पर्पस के लिए वो गुड्स चाहिए, और आप जो सेलर है उसकी जजमेंट के ऊपर, उसके स्किल्स के ऊपर क्या कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो, और आपका सेलर उन गुड्स में डील भी करता है ऑर्डिनरली। ठीक है, ओ ठीक, ये तो हो गई इतनी बात। अब ये कहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन वर्क नहीं करती है? जब आप गुड्स ट्रेडमार्क और पेटेंट के अंदर खरीदते हो, मतलब आप सेलर के पास गए, आपने बोला कि मुझे डीजल की शर्ट चाहिए, और फिर उसने डीजल की आपको शर्ट दी है, तब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है फिटनेस और क्वालिटी को लेकर। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड सप्लाइड शैल बी रीजनेबल। जो आप गुड सप्लाई कर रहा है वो रीजनेबल होने चाहिए। फिट फॉर द पर्पज ऑफ विच द बायर वॉन्ट्स देम, उस पर्पज़ के लिए फिट होने चाहिए जिसके लिए बायर मांग रहा है। प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। बायर शुड मेक नॉन, बायर ने बता दिया हो सेलर को कि किस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए चाहिए। बायर रिलाई कर रहा हो स्किल और जजमेंट पे सेलर की। गुड मस्ट बी डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेयर द मैन्युफैक्चरर और नॉट। जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ क्या करनी चाहिए, डेल्ट मतलब मिलते जुलते होने चाहिए, चाहे वो बायर उसका सेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर हो उसका या फिर ना हो। इन सम केसेस द पर्पस मे बी असर्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो पर्पस है वो असर्टेन करा जा सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड। कंडक्ट से या फिर जो गुड्स के नेचर है उससे। वेयर द गुड कैन बी यूज फॉर ओनली वन पर्पज द बायर नीड नॉट टू टेल द सेलर फॉर विच ही इज़ रिक्वायर्ड द गुड्स। जब आपके गुड्स सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं तब बायर को कोई भी ज़रूरत नहीं है बताने की कि उसे किस लिए वो गुड्स चाहिए। देन हमारे पास 6 पॉइंट है विच इज़ कंडीशन हैज़ टू मर्चेंटेबिलिटी। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 where the goods are brought by description from the seller who deal in the goods of that description। जब आप गुड्स को खरीदते हो डिस्क्रिप्शन के द्वारा सेलर से, हु डील इन गुड्स ऑफ डैट डिस्क्रिप्शन, जो उन गुड्स के जैसे डिस्क्रिप्शन में डील कर रहा होता है, ही देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन डैट द गुड शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तब आपकी वहाँ पर एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो आपके गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने ही चाहिए। There are two requirement for the condition to apply. Good should be brought by description। यहाँ पर good description से brought होने चाहिए। The seller should be a dealer in goods of that description। आपको जो seller है वो dealer होना चाहिए उसी description के goods का। Provided that if the buyer has examined the good, अगर आपके buyer ने वो उन good को examine कर लिया है, there shall be no implied condition। तब वहाँ पर कोई implied condition नहीं होगी as regard to the defect which says एग्जामिनेशन और टू बी रिवील्ड। जो उस एग्जामिनेशन के द्वारा रिवील्ड हो सकते थे उन डिफेक्ट्स को लेकर सेलर की कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी। मतलब आप कोई कपड़ा खरीदने गए हो और आपने वो कपड़ा उठाकर देखा और उसके अंदर छेद है, वो आप देखकर पता लगा सकते हो कि हाँ इसके अंदर छेद है, तब ऐसे केस में सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। द एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी, जो एक्सप्रेशन है आपका मर्चेंटेबल क्वालिटी वो डिफाइन नहीं करी गई है यहाँ पर। नेवर द लेस कैन नॉट गुड ऑफ सच अ क्वालिटी इन सच अ कंडीशन अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोड्यूएंस। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डिनरी प्रोड्यूएंस का मतलब कि उसकी ऑर्डिनरी जजमेंट है
वुड एक्सेप्ट देम एज गुड, वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहा हो गुड ऑफ डेट डिस्क्रिप्शन, कि वो उस डिस्क्रिप्शन के हैं. इट डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट और लीगल टाइटल टू सेल. इसके अंदर आपके कुछ ना तो कोई लीगल राइट आता है ना ही कोई लीगल टाइटल टू सेल होता है. देन हमारे पास 7th पॉइंट है विच इज़ द लास्ट पॉइंट. कंडीशन हैज़ टू होलसमनेस. इन द केस ऑफ ईटेबल, इन केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ईटेबल है या फिर प्रोविजनल है, इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन हैज़ टू मर्चेंटेबिलिटी. मर्चेंटेबिलिटी की इम्प्लाइड कंडीशन के एडिशन में देर इज़ अनदर इम्प्लाइड कंडीशन, वहाँ पर एक अनदर इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी जो कि है हमारी डेट द गुड शैल बी होलसम, कि आपके गुड्स होलसम होने चाहिए. फिर है हमारे पास इम्प्लाइड वारंटीज़. इट इज़ अ वारंटी विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ये ऐसी वारंटीज़ होती हैं जिन्हें लॉ इम्प्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर. इन अदर वर्ड इट इज़ अ स्टिपुलेशन विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन एक्सप्रेस वर्ड. मतलब एक ऐसी स्टिपुलेशन जो आपकी इंक्लूड नहीं करी जाती है एक्सप्रेस वर्ड के द्वारा, वो हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ कही जाती है. बट द लॉ प्रिज्यूम डेट द पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट. पर ऐसा लॉ मानकर चलता है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने इनकॉर्पोरेट करी होंगी ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो डेट द इम्प्लाइड वारंटीज आर रेड इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जो हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ होती हैं वो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर पढ़ी जाती हैं अनलेस देयर आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड बाय द. तब तक अगर हमारी वो कोई भी इम्प्लाइड वारंटीज़ जो हैं वो एक्सक्लूड नहीं करी गई है, मतलब हटाई नहीं गई हैं किसी एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा पार्टीज के. दीज में बी एक्सक्लूडेड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़. ये एक्सक्लूड करी जा सकती हैं कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़, मतलब जैसे वो पार्टीज़ अपने बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से वो हटाई जा सकती हैं. और बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, या फिर यूजेस ऑफ ट्रेड के द्वारा भी हटाई जा सकती हैं, विच इज़ हमारा नंबर सेक्शन नंबर 62. इम्प्लाइड वारंटीज़ में हमारे पास 4 टाइप हैं विच इज़ अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन. एक अनडिस्टर्ब पोजेशन हमारे पास होना चाहिए. वारंटी हैज़ टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनसर्कमेंसेस. वारंटी हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड and disclosure of dangerous nature of good. The examination of section 14 and 16 of the Sales of Goods Act 1930 disclosure the following implied conditions. जो हमारा सेक्शन 14 और 16 है वो हमारी फॉलोइंग जो हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं वो उन्हें डिस्क्लोज करता है. आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारे पास वारंटी हैज़ टू अनडिस्टर्ब पोजेशन. एन इम्प्लाइड वारंटी डेट द बायर. एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो हमारा बायर है शेल हैव एंड एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड. वो एक क्वाइट पोजेशन इंजॉय करना चाहिए गुड्स का. इट डेट इज़ टू से इफ़ द बायर हैविंग नॉट गॉट पोजेशन, सॉरी इफ़ द बायर हैविंग गॉट पोजेशन, अगर बायर को पोजेशन मिल गया है गुड्स का, इट इज़ लेटर ऑन डिस्टर्ब्ड इन हिज पोजेशन, और बाद में उसे डिस्टर्ब करा जा रहा है उस पोजेशन में, ही इज़ एंटाइटल्ड टू स्यू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी. तो फिर वो क्या है, वो स्यू कर सकता है सेलर को. स्यू बोले तो केस कर सकता है सेलर के ऊपर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए. पोजेशन आपको पता ही होगा, फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स. वारंटी हैज़ टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनसर्कमेंसेस विच इज़ हमारा सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन नंबर सी. एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस और इनकम्ब्रेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी. मतलब आपके जो गुड्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होना चाहिए और ना ही कोई इनकम्ब्रेंसेस होने चाहिए किसी थर्ड पार्टी के लिए. थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर बिफोर एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू. जैसे आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हो, चलो देख ही लेते हैं गाड़ी का ही है एग्जाम्पल भी. अब ए प्लेज हिज कार विद सी फॉर लोन ऑफ 15,000. ए ने अपनी गाड़ी को गिरवी रखा है
ठीक है, सी के साथ 15,000 के लोन के लिए, और प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस हिम टू गिव इट पोजेशन, कि वो उसको पोजेशन दे देगा नेक्स्ट डे। ए देन सेल द कार इमीडिएटली, फिर ए ने क्या करा कि अपनी जो कार है वो इमीडिएटली सेल कर दी है बी को, हु परचेज इट ऑन गुड फेथ, जिसने वो गुड फेथ पर खरीदी है। विदाउट नोइंग द फैक्ट, बिना फैक्ट को नो करें, बी में आइदर आस्क ए टू क्लियर द लोन। अब यहाँ पर क्या कर सकता है कि वी ए को बोल सकता है कि या तो अब लोन को क्लियर कर दो, और हिमसेल्फ में पे द मनी एंड देन, या फिर वो खुद ही लोन पे कर सकता है और देन उसके बाद वो ए के ऊपर केस कर सकता है रिकवर करने के लिए उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है, समझिए होंगे आप सेकंड वाले को। थर्ड पॉइंट है हमारे पास विच इज नन बट वारंटी हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। An implied warranty has to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the uses of trade। मतलब कि जो आपकी ये क्वालिटी और फिटनेस है ना, वो एनेक्स करी जा सकती है और अटैच करी जा सकती है यूजेस ऑफ ट्रेड के हिसाब से, कि किस तरीके से आप माल को बेचते हो। रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज हैज़ टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड, किसी एक पार्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड के लिए जो कि आपने सप्लाई करे हैं। द रूल ये है, ये जो हमारे पास रूल है ये है कि द लेट द बायर बी अवेयर, कि जो आपका बायर है उससे अवेयर होना चाहिए। डेट इज़ द सेलर, जो सेलर है इज़ अंडर नो ड्यूटी, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो रिवील करे अनफिल्टर्ड ट्रुथ्स को, मतलब सारे ही ट्रुथ को वो बायर को बता दे अबाउट द गुड्स सोल्ड। बट दिस रूल हैज़ सर्टेन एक्सेप्शन, पर इस रूल की कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है विच इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का कोई डेंजरस नेचर है, व्हेन द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर, जब हमारे गुड्स डेंजरस होते हैं नेचर में, एंड द बायर इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, और बायर को उस डेंजर के बारे में नहीं पता होता है, द सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, तब हमारे उस सेलर को उस जो हमारा बायर है जो गुड्स खरीद रहा है उसे वार्न करना ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर मे बी लाइबल इन डैमेजेस, अगर वहाँ पर ये ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो हमारा सेलर है वो लाइबल होगा डैमेजेस देने के लिए। देन हमारे पास है 2.5 विच इज़ द कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है कि लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर को अवेयर होना ज़रूरी है। In case of sale of goods, the doctrine caveat emptor mean the buyer let the buyer be aware when seller display their goods in the open market। जब आपका जो seller है वो open market के अंदर अपने goods को display करता है, it is for the buyer to make a proper selection, तब वो buyer के ऊपर हो जाता है कि वो proper selection करे और चूज़ करे गुड्स को अपने हिसाब से। इफ़ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर गुड डिफेक्टिव निकलते हैं, ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लाइबल, तब वो अपने जो सेलर है उसे लाइबल नहीं ठहरा सकता है। द सेलर इज़ नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सेलेक्शन, जो हमारा सेलर है वो बैड सेलेक्शन के लिए किसी भी तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द सेलर इज़ नॉट बाउंड, जो हमारा सेलर है वो बाउंड नहीं है कि वो सारे ही डिफेक्ट को डिस्क्लोज कर दे जिन्हें गुड्स के बारे में, जिन गुड्स को वो बेच रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर, ये बायर की ड्यूटी है कि वो सेटिस्फाई करे खुद को गुड्स खरीदने से पहले डेट द गुड विल सर्व द पर्पस फॉर विच ही इज़ बीइंग ब्रॉट, कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे गुड्स चूज़ करे जिस पर्पस के लिए वो उन गुड्स को चूज़ कर रहा है वो उस पर्पस को सेटिस्फाई कर सके, नॉट ये ना कि ये सेलर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं और डू नॉट सर्व हिज पर्पस, और उसके जो पर्पस के जिस पर्पस के लिए उसने खरीदे थे उसके लिए वो फिट नहीं बैठते हैं, और इफ़ ही डिपेंड ऑन द स्किल और जजमेंट द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल, तब वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता है। द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज लेट डाउन इन द सेक्शन 16, जो हमारा रूल है कैवेट एम्प्टर वो सेक्शन 16 के अंदर आपको दिया गया है, विच स्टेट डेट जो ये बताता है
subject to the provision of this act of any other laws for the timing being in force. There is no implied condition or warranty as to the quality or fitness. कोई implied condition या फिर वारंटी नहीं होती है क्वालिटी और फिटनेस को लेकर फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आपने किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स को सप्लाइड करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, तब हमारी क्या नहीं होती, ना ही कोई इम्प्लाइड वारंटी, ना ही कोई इम्प्लाइड कंडीशन। ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। इफ़ द बायर हैड नॉन टू द सेलर फॉर द परचेज ऑफ हिज फॉर द पर्पज ऑफ हिज परचेज, द बायर रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट सेलर बिजनेस टू सपोर्ट गुड बाय डिस्क्रिप्शन। सेम है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। फिटनेस हैज़ टू यूजेज ऑफ ट्रेड, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, वो हम देखते हैं। फिटनेस हैज़ टू क्वालिटी और यूज वेयर द बायर मेक नॉन टू द सेलर, जब हमारा बायर बता देता है सेलर को कि किस पार्टिकुलर पर्पस के लिए उसे गुड्स चाहिए, सो हैज़ टू शो डैट ही रिलाई, और वो रिलाई करता है उसकी स्किल और जजमेंट पर, ठीक है। और जो हमारा सेलर है वो उन तरीके के बिजनेस को मतलब गुड्स को सप्लाई कर रहा होता है, उसी तरह में डील कर रहा हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर। तब वो फिर सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वो रीजनेबल फिट जो गुड्स बैठ सकते हैं उस पर्पज़ के लिए वो वैसे गुड्स उसे सप्लाई करे। इसमें हमारा एक केस लो भी विच इज़ पीस्ट वर्सेस लास्ट एंड बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस अगा मोहम्मद। ये अब आप खुद ही पढ़ेंगे। हमारे पास सेकंड पॉइंट है गुड परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, ये हमने अभी पढ़ कर आए हैं। जब आप कोई गुड्स को परचेज कर रहे हो पेटेंट या फिर ब्रांड नेम के अंदर, तब वहाँ पर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है डेट द गुड शैल बी फुट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज़। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है गुड शुड बी सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप गुड डिस्क्रिप्शन से सोल्ड कर रहे हो वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, वहाँ पर हमारी इम्प्लाइड कंडीशन होती है डेट द गुड शैल बी कॉरस्पॉन्डेंट विद द डिस्क्रिप्शन, कि हमारे जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट देन द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, अगर वो नहीं कर रहे हैं तब हमारा जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी डिस्क्रिप्शन से कर रहे हो सेलर के, जो उन गुड्स में ही डील करता है, तब वहाँ पर हमारी इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है कि जो हमारे गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। जो हमारा रूल है कैवेट एम्प्टर वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, बट वेयर द बायर हैज एग्जामाइंड द गुड दिस रूल अप्लाई इफ द डिफेक्ट सच ऑट टू बी रिवील्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जाम्पशन। पर अगर जहाँ पर हमारा बायर गुड्स को एग्जामाइन कर सकता था और ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से उन गुड्स के डिफेक्ट के बारे में पता चल सकता था, जब हमारा जो हमारा कैवेट एम्प्टर वाला रूल है वो अप्लाई होगा और सेलर हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेल बाय सैंपल। अगर सेल सैंपल से हो रही है वेयर द गुड आर ब्रॉड बाय द सैंपल, जब हमारी जो सेल है वो सैंपल के द्वारा हो रही है तब हमारा कैवेट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हमारा जो बल्क है वो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं हो पा रहा है सैंपल के साथ, तो हमारा जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। गुड बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी हमारे जो कैवेट एम्प्टर भैया वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन दिस गुड डू नॉट कॉरस्पॉन्डेंट विद बोथ, जो हमारे गुड्स हैं वो दोनों के साथ ही कॉरस्पॉन्डेंट होने चाहिए सैंपल और डिस्क्रिप्शन के साथ। मैं इसे जल्दी जल्दी से लेकर रहा हूँ क्योंकि आप पीछे पढ़कर आ चुके हो ऑलरेडी। ट्रेड यूजेज मतलब एन इम्प्लाइड कंडीशन टू फॉर पार्टिकुलर पर्सन मे बी एनेक्स्ड बाय यूजर सेलर में डेविएट फ्रॉम इट द रूल ऑफ कंडक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ये भी आप पीछे पढ़कर आ चुके हो। सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब वो जानबूझकर किसी डिफेक्ट को छुपा रहा है आपका सेलर। वेयर द सेलर है सेल द गुड बाय मेकिंग सम मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर आपका सेलर आपको गुड्स बेच रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है, एंड द बायर रिलाई ऑन इट, और आपका जो बायर है वो रिलाई कर रहा है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। व्हेन द सेलर एक्टिवली कंसील सम, जब हमारा सेलर कुछ एक्टिवली कंसील कर रहा हो डिफेक्ट्स को इन द गुड्स ऑन द सेम कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द सेल्फ, और जो हमारा जो बायर है वो डिस्कवर ना कर सकता हो, मतलब उन्हें पहचान ना सकता हो,
ऑर्डिनरी या फिर एक रीजनेबल एग्जामिनेशन से देन द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर, तब हमारा जो रूल है कैवेट एम्प्टर वो अप्लाई नहीं होता है। इन सच अ केस द बायर हैज़ अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, ऐसे केस में हमारा जो बायर है वो केस कर सकता है, अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यहाँ तक बने रहने के लिए। यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया अपनी यूनिट नंबर 2 के साथ, देन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ। थैंक यू।